पिछले प्रश्न में अपने हिंदू अव्यवस्था और संरक्षकता अधिनियम 1956 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में सेक्शन 4 किया था, जिसमें काइंड्स ऑफ गार्जियनशिप किया कि संरक्षकता के प्रकार, संरक्षक कितने तरीके के होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 संरक्षक के बारे में बात की थी। प्राकृतिक संरक्षक, नेचुरल गार्जियन, गार्जियन बाई विल, वसीयती संरक्षक, गार्जियन अपॉइंटेड बाई द कोर्ट, न्यायालय के द्वारा नियुक्त संरक्षक, कोर्ट ऑफ वार्स, और इसके अलावा डिफेक्टो गार्जियन, तथ्यता संरक्षक और एडहॉक गार्जियन, तदर्थ संरक्षक के बारे में बात की थी। तो इसके साथ साथ इसमें प्राकृतिक संरक्षक जो है, इसके बारे में अपने थोड़ा डिटेल में और बात करते हैं कि प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है और उसके क्या क्या अधिकार हैं, क्या वो कार्य कर सकता है और क्या क्या ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो प्राकृतिक संरक्षक को करने से पहले ध्यान में रखना है। तो जैसे कि हमने बात करी कि संरक्षक कौन है, संरक्षक वो व्यक्ति है जो किसी भी अवयस्क के शरीर और संपत्ति की देखभाल करता है, केयर टेकर के रूप में काम करता है। कोई भी अवयस्क बच्चा है, उसकी शरीर की आवश्यकताओं को देखते हुए उसके शरीर का ध्यान रखना, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उसकी संपत्ति की देखभाल करने का काम वो व्यक्ति करता है। तो सबसे पहला सेक्शन 4 में पॉइंट आएगा प्राकृतिक संरक्षक, नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन के बारे में सेक्शन 6 में प्रोविजन किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 6 की लैंग्वेज के हिसाब से उसको अपने डिटेल में करेंगे थोड़ा, कि सेक्शन 6 में कहा गया है कि कोई भी अवयस्क संतान के मामलों में सबसे पहले उसका प्राकृतिक संरक्षक उसका पिता होगा, बाद में उसकी माता होगी। अवयस्क संतान के मामलों में सबसे पहले उसकी माता होगी, फिर उसका पिता होगा, और जब तक बच्चा 5 साल तक का है तो वह प्राथमिक अभिरक्षा में अपनी माता में रहेगा और बाद में अभिरक्षा उसके पिता के पास जाएगी। और विवाहित लड़कियों के मामलों में उसका पति उसका प्राकृतिक संरक्षक होगा। तो इस प्रकार जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि संरक्षकता का मतलब हो गया कि प्राकृतिक संरक्षक का मतलब है कि किसी भी अवयस्क बच्चे के माता और पिता उसके प्राकृतिक संरक्षक होंगे। चूंकि भरण पोषण और उसकी देखभाल की बात है, तो एक्ट की लैंग्वेज के हिसाब से उसके पिता का दायित्व है कि वो उसके अपने बच्चों का भरण पोषण करेगा। इस नाते यह लिखा गया है कि सबसे पहले संरक्षकता उसके पिता में रहेगी। चूंकि जब बच्चा छोटा है, 5 साल से कम का है, तो उसकी उचित देखभाल, बच्चे के शरीर की देखभाल, उसकी पालन पोषण की जिम्मेवारी उसकी माता के पास होगी, वो अच्छे तरीके से कर सकती है। इसलिए 5 साल तक के बच्चे की अभिरक्षा की बात जहाँ पर कहीं भी आती है तो वहाँ पर पहले अभिरक्षा उसकी माता के पास रहेगी। चूँकि ये सभी चीज़ें भरण पोषण और बच्चे के वेलफेयर ऑफ चाइल्ड के साथ जुड़ी हुई है, तो इस नाते इन बातों को स्पष्ट लिखा गया है कि अगर बच्चा 5 साल तक का है और बच्चे की अभिरक्षा की बात आएगी, तो चूँकि उसकी माता उसकी उचित देखभाल सही तरीके से देखभाल कर पाएगी, तो इसलिए उसकी प्राथमिक अभिरक्षा, प्राइमरी जो उसकी कस्टडी है, वो उसकी माता के पास होनी चाहिए। इसी तरीके से भरण पोषण करने का दायित्व, अपने बच्चों का भरण पोषण करने का दायित्व उसके पिता का है। इस नाते उसकी सामान्य अभिरक्षा को देखते हुए प्राकृतिक संरक्षक उसके पिता को माना गया है कि प्राकृतिक संरक्षक उसकी माता और पिता होंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी बच्चे की अभिरक्षा की बात आती है, कस्टडी की बात आती है, माता के पिता के बीच में कोई ऐसे तनाव है, कोई ऐसी बात है जहाँ पर बच्चे की अभिरक्षा की बात आएगी, वहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ प्रावधानों में इसी प्रकार से लिखा गया है कि जब तक बच्चा 5 साल तक का है तो प्राथमिक अभिरक्षा उसकी माता की रहेगी। अदरवाइज माता और पिता एक समान रूप से किसी भी बच्चे के प्राकृतिक संरक्षक माने जाते हैं। एक मामला आया गीता हरियाणा वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेक्शन 6 की लैंग्वेज के हिसाब से उसमें लिखा गया था कि सबसे पहले उसका प्राकृतिक संरक्षक उसका पिता होगा, बाद में उसकी माता होगी। चूँकि इस मामले में पिता के द्वारा उसका उचित और सम्यक तरीके से पालन पोषण नहीं किया जाता था, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने कहा कि नहीं, बच्चे का कल्याण, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, जिस माता और पिता में से जिसके पास बच्चे का कल्याण ज़्यादा होगा, सही तरीके से देखभाल जो व्यक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति पहले उसका प्राकृतिक संरक्षक माना जाएगा। तो सामान्य परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो माता और पिता एक समान रूप से किसी भी बच्चे के प्राकृतिक संरक्षक माने जाते हैं। और जहाँ बच्चे की अभिरक्षा की बात आती है कि माता या पिता दोनों में से किसकी अभिरक्षा में रहेगा, वहाँ पर तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पहले माता या पहले पिता, उसको मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, बाद की परिस्थितियों को देखते हुए तय किया जाएगा कि माता और पिता में से किसके पास उस बच्चे की अभिरक्षा रहेगी, कौन उसका संरक्षकता के तौर पर कार्य करेगा। और विवाहित लड़की के मामले में उसका पति हमेशा और हमेशा उसका प्राकृतिक संरक्षक रहेगा। लेकिन
लेकिन अगर पति ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, वो किसी भी कारण से विधि द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वो प्राकृतिक संरक्षक नहीं रह जाता। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में सामान्य नियम के हिसाब से किसी भी अवयस्क संतान के माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता और विवाहित लड़की के मामले में उसका पति उसका प्राकृतिक संरक्षक होता है। फिर बात आती है दत्तक ग्रहण के मामले में। अगर अवयस्क संतान है और दत्तक ग्रहण में कोई बच्चा गया है, तो दत्तक ग्रहीता माता और पिता के पास वह संरक्षकता चली जाएगी। जिस व्यक्ति ने, जिस हिंदू पुरुष ने या महिला ने उस बच्चे को दत्तक ग्रहण में लिया है, अडॉप्ट किया है बच्चे को, वो उसके प्राकृतिक संरक्षक माने जाएंगे। जिस दिन से दत्तक ग्रहण में लिया गया है, उस दिन से संरक्षकता दत्तक ग्रहीता माता और पिता में चली जाएगी। जिस तरीके से सेक्शन 6 में प्रोविजन किया गया था, उसी तरीके से सेक्शन 7 में दत्तक ग्रहण के मामलों में उनको अभिरक्षा चली जाएगी। फिर बात आती है प्राकृतिक संरक्षक के क्या अधिकार है या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक प्राकृतिक संरक्षक को उस बच्चे की देखभाल के दौरान, उसकी शरीर और संपत्ति की अभिरक्षा के दौरान उसको ध्यान में रखी जाएगी। तो सबसे पहली बात सेक्शन 8 धारा 8 कहती है कि कोई भी प्राकृतिक संरक्षक जो है वो उस अवयस्क संतान के, उस अवयस्क बच्चे के लाभ के लिए कोई भी आवश्यक या युक्तियुक्त कार्य कर सकता है। धारा 8 प्राकृतिक संरक्षक को अधिकार देती है कि वह किसी भी माइनर चाइल्ड के बेनिफिट के लिए कोई भी नेसेसिटी अगर है, उसकी आवश्यकता के आधार पर कोई भी रीजनेबल एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर बात आती है आवश्यकता की। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता का मतलब है उस बच्चे की रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बौद्धिक विकास के लिए, उसके नैतिक विकास के लिए, उसकी धार्मिक शिक्षा के लिए, उसके धार्मिक आचरण के लिए जो कोई भी कार्य उसकी आवश्यकता महसूस होती है, ऐसे सभी कार्य आवश्यक और युक्तियुक्त रूप से क्या कर सकता है? वो व्यक्ति कर सकता है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 8 कहता है कि कोई भी प्राकृतिक संरक्षक उस अवयस्क बच्चे के लाभ के लिए, बेनिफिट के लिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये आर्थिक लाभ नहीं, उस व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए, उसके धार्मिक और नैतिक विकास के लिए भी कोई कार्य करना है, या उस व्यक्ति को उसके भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, उसके रहने की आवास व्यवस्था के लिए, कोई भी उसके लाभ के लिए आवश्यकता के हिसाब से कोई भी युक्तियुक्त रीजनेबल एक्ट कर सकता है। और अगर आवश्यकता को हमने डिफाइन करें, इसको ध्यान से देखें कि आवश्यकता की क्या आधार पर इस आवश्यकता को देखा गया है, मुख्य रूप से उस बच्चे के रोटी, कपड़ा और मकान, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता, उसकी डायर नेसेसिटीज है, उसके लिए कोई भी कार्य कर सकता है। युक्तियुक्त कार्य जो भी रीजनेबल एक्ट किए जाने चाहिए, माता पिता के रूप में करते हैं, वो किए जा सकते हैं। इसके अलावा बौद्धिक, नैतिक और धार्मिक शिक्षा, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किस तरीके से हो, उसका मॉरल डेवलपमेंट किस तरीके से हो, और चूंकि वो उसका धार्मिक शिक्षा के आधार, उसके विकास के लिए, इन चीज़ों के लिए भी कोई भी आवश्यक और युक्तियुक्त कार्य व्यक्ति कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों के मामले में, संपत्ति के मामलों में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रतिबंध हैं जिनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब सामान्य अगर सेक्शन 8 की बात करें, धारा 8 की बात करें, तो प्राकृतिक संरक्षक कोई भी कार्य कर सकता है जो उसके लाभ के लिए आवश्यक है और युक्तियुक्त जो उसको लगता है वो कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे संपत्ति के मामलों में अगर अवयस्क की कोई संपत्ति है और उस संपत्ति के मामलों में अगर किसी भी प्रकार का अंतरण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, जैसे उसको विक्रय किया जा रहा है, दान किया जा रहा है, उसको बंधक में रखा जा रहा है, या अंतरण का ऐसा कोई भी माध्यम जिससे टाइटल चेंज हो रहा है, उसके स्वत्व में, उसके अधिकार में परिवर्तन आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में प्राकृतिक संरक्षक को न्यायालय से पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए सेक्शन 8 धारा 8 कहती है कि कोई भी प्राकृतिक संरक्षक किसी भी अवयस्क के लाभ के लिए, उसके बेनिफिट के लिए कोई भी आवश्यक या युक्तियुक्त कार्य कर सकता है। फिर अपने बात करें आवश्यकता की। आवश्यकता क्या है? उसके रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बौद्धिक, नैतिक या धार्मिक, उसकी शिक्षा के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो इन चीज़ों के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। लेकिन इन कार्यों के लिए भी अगर वह उसकी
अवयस्क के नाम की कोई प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी को अगर वो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर के मोड कुछ भी हो सकते हैं, तो यानी उसको प्रॉपर्टी को अगर सेल कर रहा है या उसको डोनेट कर रहा है या उसको बंधक में रख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर उसकी संपत्ति का अगर अंतरण किया गया है, ट्रांसफर किया जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में जा रहा है, तो वहाँ पर उसको न्यायालय से पूर्व अनुमति दिया जाना आवश्यक होगा। यानी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को अगर वह ट्रांसफर कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को दे रहा है, चाहे वो अवयस्क के लाभ के लिए आवश्यक है, उपयुक्त है, लेकिन फिर भी न्यायालय से अनुमति दिया जाना जरूरी है। यानी पहले न्यायालय से अनुमति ली जाएगी, अदरवाइज यह जो अंतरण किया गया है वो वैध नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से अगर अवयस्क के नाम की संपत्ति है और उसको 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लीज पर दिया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको न्यायालय से पूर्व अनुमति दिया जाना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखी जानी आवश्यक है। मैं एक बार फिर ये प्रश्न रिपीट करता हूँ कि नेचुरल गार्जियन, प्राकृतिक संरक्षक, सामान्य परिस्थितियों की बात करें तो किसी भी अवयस्क बच्चों के मामले में उनके माता और पिता के प्राकृतिक संरक्षक माने जाते हैं। धारा 6 कहता है कि कोई भी अवयस्क है, उसका पिता सबसे पहले उसका प्राकृतिक संरक्षक होगा, बाद में उसकी माता होगी। 5 साल से कम का बच्चा है तो वह प्राथमिक रूप से, आंशिक रूप से माता की अपेक्षा में रहेगा, और विवाहित लड़की के मामले में उसका पति उसका प्राकृतिक संरक्षक होगा। तो इसमें यहाँ पर अपनी ये चीज़ समझने लायक है कि सामान्य परिस्थितियों की बात करें तो माता और पिता एक समान रूप से किसी भी अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक माने जाते हैं। लेकिन जहाँ पर बच्चे की प्रसूति की बात होती है, बच्चे के विरक्षा की बात आती है, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में बच्चे का कल्याण, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इसमें है, उस चीज़ों को, बच्चे की उम्र, बच्चे के भरण पोषण, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 6 के प्रावधानों को देखा जाएगा। इसी तरीके से विवाहित लड़की के मामले में उसका पति उसका प्राकृतिक संरक्षक होगा। धारा 7 में कहा गया है कि दत्तक ग्रहण के मामलों में जिस दिन दत्तक ग्रहण कर लिया गया उस दिन से दत्तक ग्रहीता माता और पिता के पास ऐसी अभिरक्षा चली जाएगी और ऐसा संरक्षकता दत्तक ग्रहीता माता पिता के पास चली जाएगी। धारा 8 प्राकृतिक संरक्षक के अधिकार बताता है कि कोई भी प्राकृतिक संरक्षक अपने बच्चे के लाभ के लिए कोई भी आवश्यक और उपयुक्त कार्य कर सकता है। यानी कोई भी ऐसा कार्य जो उस बच्चे के लाभ के लिए आवश्यकता के आधार पर किया गया, उस बच्चे की आवश्यकता के लिए किया गया है, उस बच्चे के लाभ के लिए किया गया है, तो ऐसा कोई भी उपयुक्त कार्य प्राकृतिक संरक्षक कर सकता है। और जहाँ तक बात करें आवश्यकता की, तो आवश्यकता में अगर मूलभूत आवश्यकताओं की बात की जा रही है, देखा जाए कि मूलभूत आवश्यकता क्या है, उस बच्चे की आवश्यकताओं की, नेसेसिटी की अगर डिफाइन किया जाए कि कौन कौन से होंगे, तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो रोटी, कपड़ा, मकान, उस बच्चे का नैतिक, उसकी शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, उसके बौद्धिक विकास, नैतिक विकास या धार्मिक विकास के लिए उसके जो कोई उसको एजुकेशन दी जाती है, वो सभी उस आवश्यकता के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है उस बच्चे के लाभ के लिए या आवश्यकता के लिए कोई भी उपयुक्त कार्य किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अगर उस बच्चे के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, उस बच्चे की संपत्ति के मामलों में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि अगर उसकी संपत्ति का किसी भी प्रकार से अंतरण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, यानी विक्रय किया गया, दान किया गया, बंधक में दिया गया, लीज पर दिया गया, तो उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। यानी उस संपत्ति को अगर विक्रय किया जा रहा है, दान किया जा रहा है, बंधक में किया जा रहा है, तो वहाँ पर न्यायालय से पूर्व में अनुमति लिया जाना जरूरी है। और इसी तरीके से अगर 5 साल से अधिक अवधि के लिए लीज पर दिया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी न्यायालय से पूर्व में अनुमति लिया जाना जरूरी होगा। इन सब के अलावा सामान्य परिस्थितियों में बात करें तो कोई भी प्राकृतिक संरक्षक उस बच्चे के लाभ के लिए उसकी आवश्यकता के आधार पर कोई भी उपयुक्त कार्य कर सकता है। तो ये आपके प्रश्न था हिंदू अव्यवस्था संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्राकृतिक संरक्षक धारा 6, 7 और